ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर वेसल्स, और प्रेशर वेसल्स दो तरह की होती है। ठीक, कौन सी तरह की होती है? पहली होती है सिलेंड्रिकल एंड सेकंड इज स्फेरिकल। ठीक है, ये दो तरह की, इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, थिन और थिक। ठीक, थिन और थिक। लेट्स से दिस इज अगर आप सिलेंड्रिकल स्टोरेज को कहीं सेक्शन पे काटोगे तो आपको सेक्शन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, सर्कल की तरह। स्फेरिकल में काटोगे तो भी क्या दिखेगा? इस तरह से सर्कल की तरह दिखेगा। ठीक है, अगर आपका थिकनेस वेसल का कम होगा, ठीक है, थिकनेस कम होगा, तो आप उसे क्या कह सकते हो? उसे आप कह सकते हो कि थिन है। और थिन दो तरह की हो जाएंगी, थिन सिलेंड्रिकल और कौन सा होगा? थिन स्फेरिकल। इस तरह से क्लासीफाई हो जाएगा। और अगर थिकनेस ज़्यादा है, इफ थिकनेस हियर इज ग्रेटर, तो आपका क्या लिखोगे आप? थिक सिलेंड्रिकल एंड थिक स्फेरिकल। ठीक है, तो शेल्स आपके चार तरह के बनेंगे। ठीक है, तो शेल्स आपके चार तरह के बनेंगे, थिन सिलेंड्रिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल, थिक सिलेंड्रिकल शेल एंड थिक स्फेरिकल शेल। तो ठीक है, तो ये चार तरह के। ठीक है, अब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, शेल में वेसल को ही कह रहा हूँ, ये माइंड करना आप लोग। शेल जो है मैं वेसल को ही कह रहा हूँ, शेल का मतलब वेसल ही है। मैं बार बार शेल वर्ड का यूज करने वाला हूँ, तो शेल का मतलब वेसल ही होगा। ठीक है, तो शेल बेसिकली दो तरह के होते हैं, थिक और थिन। शेल क्या हो सकता है? या तो पतला हो सकता है या तो मोटा हो सकता है। ठीक है, फिर वो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है, वो बात अलग है। तो बेसिकली जनरली किसी शेल को भी, किसी भी शेल को, प्रेशर वेसल को आप थिन या थिक कब कहेंगे, उसका क्लासिफिकेशन हमारे पास है। ठीक, अगर उसका थिकनेस लेस देन है d/10 टू d/15 की रेंज में, द थिकनेस ऑफ द शेल मतलब कि t इज लेस देन उसके डायमीटर, तो उसका डायमीटर है ये d, उसके डायमीटर से, डायमीटर इतनी रेंज में है, तो आप किसी भी शेल को क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? थिन शेल कहेंगे। इज इट क्लियर? थिन शेल कहेंगे। ठीक है, वो थिन सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, वो थिन स्फेरिकल भी हो सकता है, तो ये दोनों के लिए कंबाइन आ गया है। आई होप इट इज क्लियर। इस रिकमेंडेशन को नोट करेंगे, t लेस देन d/10 टू t d/15। नोट करें। नोट हो जाए तो बता दें। ओके सर। ओके, सर ये ठीक है या थिन है? सर वो बीच में कट गया था, मेरा नेटवर्क नहीं था। क्या हुआ? थिन ठीक है सर, वो आया नहीं था मेरी डिस्प्ले पे, अब आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, हम बेसिकली शेल्स पढ़ रहे हैं। ठीक, और शेल्स थिन या थिक कब होगा उसके क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं। थिक या थिन कब होगा उसके क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं। तो ये इसका एक डायमीटर होगा d, ठीक, और ये इसका थिकनेस होगा t। अगर थिकनेस t इस रेंज में है, अगर थिकनेस t d/10 से लेके d/15 की रेंज तक है, तो आपका शेल क्या बनेगा? थिन शेल। ठीक, और थिन शेल में दो कैटेगरीज हो सकती हैं, थिन सिलेंड्रिकल या फिर थिन स्फेरिकल। बस बात समझ आ रही है? ठीक है, इतनी सी बात हमने अभी तक करी है। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, फिर आगे चलते। नोट हो गया? ठीक है, अच्छा, अब देखना, सबसे पहले हम टर्न बाय टर्न सबको पढ़ते चलेंगे,
और सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज थिन सिलेंड्रिकल शेल्स, थिन सिलेंड्रिकल शेल्स। ठीक है, और आप समझे कि ऐसे एक शेल है, ठीक, और इसके अंदर क्या है, एक प्रेशर लिक्विड है, मतलब लिक्विड है और प्रेशर में है ना, उसको स्टोर किया तो लिक्विड का प्रेशर तो एक एग्जर्ट हो गया ही स्टोरेज पर। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह की सेक्शन में काट रहा हूँ, ऐसे सेक्शन में। अब देखना, मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगा, आप समझना इस ड्राइंग को। कुछ समझ आ रहा है? हमने क्या काटा है, शेल को काटा है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो इस शेल को हमने यहाँ इस तरह से हाफ सेक्शन काटा है उसका। ठीक है, अब अंदर क्योंकि एक लिक्विड है तो लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके सरफेस पे, स्टोरेज के सरफेस पे, और स्टोरेज हमारा क्या है, थिन सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, तो वो प्रेशर जो जनरेट करेगा इस पे, ठीक, वो देखना, एक तो क्या है, एक इस मेंबर की लेंथ है और एक इस मेंबर का क्या होगा, इस तरह से डायमीटर होगा। अब सोचो कि अंदर लिक्विड है, ठीक है, और वो उस पर स्टोर है, तो क्या करेगा, उसके डायमीटर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू बर्स्ट द स्टोरेज, इट विल ट्राई टू बर्स्ट द स्टोरेज, है ना। तो क्या करेगा, इसको सरकमफ्रेंस में एक स्ट्रेस लगाएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस में एक स्ट्रेस लगाएगा, और उस स्ट्रेस को देखना मैं कैसे नोट कर रहा हूँ, इस तरह से, ये ऐसा। ठीक है, इस तरह से, और इस सरकमफ्रेंस में जो स्ट्रेस लगेगा उसको मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा एच से। ठीक है, और इस सिग्मा एच को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस में लगता है तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। इसका तीसरा नाम भी है, दैट इज मेरिडोनियल स्ट्रेस। इट हैव इट हैज 3 नेम्स। ठीक है, तीनों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है, इसका वैल्यू बता दो, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस और मेरिडोनियल स्ट्रेस। और दूसरा स्ट्रेस क्या लगेगा, उसकी लेंथ में, है ना, लेंथ में भी स्ट्रेस लगेगा, और वो स्ट्रेस कैसा होगा, जरा बना के बताऊंगा अभी आपको। वो क्या करेगा, इसकी लेंथ को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा इस तरह से। ठीक है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, डार्क नहीं है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस तरह से। और ये जो लेंथ के पैरेलल जो स्ट्रेस लग रहा है उसको क्या नाम दे देंगे, आपके लेंथ के पैरेलल जो फोर्स लगती है उसको आप क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एल के साथ। इज इट क्लियर? इसको करते हैं हम लोग सिग्मा एल के साथ। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देखना, आप ध्यान देना थोड़ा सा फिगर के अंदर, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहा हूँ इधर से इधर। ठीक, आपको पता है कि एलिमेंट में 3 डायमेंशंस होंगी, कहीं पे भी आपका जो एलिमेंट निकलता है वो क्या निकलता है, क्यूबिक एलिमेंट निकलता है इस तरह से। ठीक है, 3D में अगर आप देखोगे तो एलिमेंट क्या है, इस तरह से दिखेगा आपको। आपने एक एक्सिस के अबाउट क्या ले लिया, सिग्मा,
H। दूसरी एक्सिस का बोर्ड क्या ले लिया, सिग्मा L। तीसरी का क्या, L, सिग्मा L। sigma D, तीसरी एक्सिस भी तो है एक, sigma D, ठीक है, तीसरी तीसरी एक्सिस भी है। sigma उस D और उसमें जो स्ट्रेस लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल स्ट्रेस, दैट इज रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p के साथ, स्मॉल p के साथ, ठीक। और ये जो रेडियल स्ट्रेस होता है वो थिन सिलेंड्रिकल शेल के अंदर, क्योंकि थिन सिलेंड्रिकल शेल का जो डायमीटर हमने कहा, डायमीटर के कंपैरिजन में जो थिकनेस का है वो बहुत छोटा है, उसका थिकनेस t जो है उसका रेंज कितना बताया हमने, लेस देन d/10 टू d/15। तो इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इसकी थिकनेस कम होती है, तो इस केस में रेडियल स्ट्रेस को क्या कर देते हैं हम लोग, निगलेक्ट कर देते हैं। वी निगलेक्ट द रेडियल स्ट्रेस इन विच केस, इन थिन शेल्स, इन थिन शेल्स, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल हो। स्फेरिकल के अंदर भी अगर वो थिन रहेगा तो आपका रेडियल स्ट्रेस क्या रहेगा, निगलेक्टेड रहेगा। तो आपने नेट कौन कौन सी स्ट्रेसेस पढ़नी है, एक सिग्मा H पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, सिग्मा L, ठीक है। इसको ड्रॉ करें आप। तो ये रेडियल स्ट्रेस है उसका मतलब कंप्रेसिव नेचर होगा या टेंसाइल नेचर? कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है। और अगर इसको तीसरे को दिखाना है तो यहाँ दिखा दो, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये जो पिंक कलर से बन रही है ये स्ट्रेस, इस तरह से ये थर्ड डायरेक्शन आ गया ना, इसको किससे लिख लो, P से, ठीक है। और ये जो आपका इस तरह का जो आपका मेंबर होगा किसी सेक्शन पर, ये कैसा लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा, कंप्रेसिव P, स्मॉल p, ठीक है। और सर ये सिग्मा एच का दिखाना, रेडियल स्ट्रेस, सिग्मा एच कहाँ लिखा है, सिग्मा H और सिग्मा L लिखा है। एच एच सर वही कर रहा हूँ सर, एच का मैं कर रहा हूँ, एक बार दिखाना सर एच की डायरेक्शन कैसे H एक्ट हो। की डायरेक्शन ऐसे एक्ट होगी, ऐसे, ठीक है। और L की डायरेक्शन ऐसे अंदर को, इधर, क्लियर हो गया। अंदर को दिखाए, कैसे दिखाएंगे आप, थर्ड डायरेक्शन में देख लो, ठीक है। नोट हो गया आपका सबका ये, जी सर। ठीक है। अब हमारे पास समझ तो लिया हमने, याद रखने की, सबने नोट कर लिया, मिटा दो इसको। याद रखने की बात क्या है कि तीन तरह की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं फ्लूइड प्रेशर के कारण। फ्लूइड के कारण, जो फ्लूइड अंदर है, फ्लूइड प्रेशर के कारण आपके पास तीन तरह की स्ट्रेस डेवलप होती है। पहली कौन सी होती है, हूप स्ट्रेस, सेकंड इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड थर्ड इज योर रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का भी हम फॉर्मूला पढ़ने ही वाले हैं। रेडियल स्ट्रेस के बारे में हम एक लाइन सीख चुके हैं अब तक कि रेडियल स्ट्रेस को आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो, अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल या जीरो इन केस, किस केस में, इन केस ऑफ थिन शेल, थिन शेल्स, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल। इज इट क्लियर, Yes. ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके साथ, तो यह तो मैंने आपको रिवाइज कराया, इसके साथ एक नोट लिखेंगे आप लोग, नोट, ठीक, अपने नोट्स के अंदर नोट लिखें, वेरिएशन ऑफ हूप स्ट्रेस and longitudinal stress is constant across the thickness, ठीक है। तो थिकनेस तो उसका आगे ही बड़ा ज्यादा कम है ना, थिन है ना ये, तो थिन में इसका वेरिएशन अक्रॉस थिकनेस क्या लेते हैं, कांस्टेंट माना जाता है,
कांस्टेंट थिकनेस माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एंड पर ज्यादा थिकनेस है और दूसरे एंड पे कम है, इस तरह से। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या इस तरह से फिगर बनाई है। ऐसा केस बनने वाला है हमारे पास, पर किस में बनेगा? वो थिक में बनेगा। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं बना है, फिर से बनाता हूँ। अगर मैं कहूँ किसी चीज की वेरिएशन ऐसी है, ठीक, ऐसी वेरिएशन है, तो अक्रॉस द थिकनेस देखो क्या हो रही है, वेरिएशन क्या हो रही है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बताओ। वेरिएबल। वेरिएबल है, पर इस केस में यहाँ पर हमने वेरिएबल नहीं माना, यहाँ पे क्या माना है? कांस्टेंट माना। पर कांस्टेंट कहाँ माना है? कांस्टेंट दोनों चीजों को माना है, हूप स्ट्रेस को भी कांस्टेंट माना है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी कांस्टेंट माना है। ठीक है, किस केस में? थिन सिलेंडर्स में। थिन किस में? थिन सिलेंडर्स में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग? सेकंड पॉइंट है रेडियल स्ट्रेस या प्रेशर। रेडियल स्ट्रेस या प्रेशर इज neglected in both cylindrical as well as spherical shells. In cylindrical as well as spherical shells. दोनों पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन भी इसी में थिन में ही मतलब कांस्टेंट में? हाँ, थिन में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थिक में क्या चेंज आएगा वो मैं थिक में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अपने पॉइंट नोट रखना है कि थिन में हमने दोनों को स्ट्रेस के कारण वेरिएशन को क्या माना है? थ्रू आउट थिकनेस कांस्टेंट माना। ठीक है, बाकी जो चेंजेस हैं वो थिक में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इस चैप्टर में से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, और मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। थ्योरेटिकल पार्ट में हमें ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ को कांस्टेंट माना है, किस चीज़ को वेरिएबल माना है, किस चीज़ को निगलेक्ट करा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं पहले इस चैप्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। नोट हो गया सबका? ओके, अच्छा, अब हमारे पास आगे फॉर्मूलेज। तो फॉर्मूले हमारे पास पहला हम किसका लिख रहे हैं? थिन सिलेंड्रिकल ही पढ़ रहे हैं, तो थिन सिलेंड्रिकल के ही फॉर्मूले लिख लेंगे। थिन सिलेंड्रिकल शेल के फॉर्मूले हैं, दैट इज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज हूप स्ट्रेस, और अधिकतर यही क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले ज्यादा आते हैं, तो फॉर्मूलेज पे मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, हूप स्ट्रेस को आपने किससे डिनोट किया था? बताओ जरा। सिग्मा एच से, और इसका वैल्यू होता है PD अपॉन 2T। ये P क्या है? ये P आपका होता है फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, और D क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, D डायमीटर होता है किसका? जो भी शेल कंसीडर कर रहे हो। और T क्या है इसका? थिकनेस। T इज थिकनेस। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास जो यहां पर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको नोट करते हैं सिग्मा एल के साथ, और सिग्मा एल का वैल्यू क्या होता है? PD अपॉन 4T। देखना, सिर्फ डिनोमिनेटर में फर्क है, वहां पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है, PD अपॉन 4T। ठीक, थर्ड पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हूप स्ट्रेन, और आपको चैप्टर नंबर ले जाएंगे 1 में। 1 चैप्टर कौन सा होता है हमारा वैसे? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हमने मल्टी एक्सियल लोडिंग पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को तो। मल्टी एक्सियल लोडिंग देखो पढ़ा था हमने। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पे आपको सिग्मा एल लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सिग्मा एच लग रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं पढ़ क्या रहा हूँ? हूप स्ट्रेन, मतलब हूप की डायरेक्शन, हूप स्ट्रेस जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो हूप स्ट्रेन को किससे नोट कर लेंगे? एप्सिलॉन एच के साथ। बताओ, मेन स्ट्रेस कौन सा है? सिग्मा एच ही है। सिग्मा एच को डिवाइड क्या किससे कर दूं मैं?
लिखाओ जरा। ऐसे हम्म ई से ई से डिवाइड करेंगे क्योंकि ई ई ही व्हाट्सएप क्लास ई आप यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी से डिवाइड करोगे, और इसका इफेक्ट, और इसका क्या इफेक्ट आएगा वाई डायरेक्शन में, माइनस लगाऊं, माइनस माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई, मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन में जो खुद का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर क्या कर दो, पॉइसन रेशियो। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, हूप स्ट्रेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया हूप स्ट्रेन। ठीक, इसी फॉर्मूले में फर्दर वैल्यूज डालें, ये वाली और ये वाली, और आपके पास हूप स्ट्रेन का एक और नया एक्सप्रेशन आएगा। पहले इसको नोट कर लें, फिर उसका वैल्यूज डालते हैं। हो गया। हो गया नोट सबका। तो थर्ड हमने हूप स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन एच इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन ई। ठीक, सिग्मा एच का वैल्यू क्या था, पी डी अपॉन 2t इंटू ई हो जाएगा, माइनस म्यू पी डी अपॉन कितना 4t इंटू ई, कॉमन क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4te, 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2pd माइनस म्यू pd। तो फॉर्मूला क्या बन गया, pd को आप लोग क्या ले सकते, कॉमन ले सकते हो, 2 माइनस म्यू अपॉन 4te, एंड दिस इज एप्सिलॉन एच या फिर हूप स्ट्रेन। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर डायरेक्टली याद ना रख पाए तो वहां पे डेरिवेशन कर लेना, डेरिवेशन हो जाएगी अगर सिग्मा एच और सिग्मा एल का वैल्यू पता रहेगा, और एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लेते। ठीक है, नोट करो उसको। हो गया, ठीक है। तो फोर्थ में लिखूंगा, जिस तरह से हमने हूप स्ट्रेन किया, अब मुझे बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे लिखोगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन एल से। एप्सिलॉन एल लिख रहे हैं तो मेन स्ट्रेस कौन सा है, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन ई, यही आना चाहिए एक्सप्रेशन। ठीक है, सिग्मा एल का वैल्यू क्या है, पी डी अपॉन 4te माइनस म्यू पी डी अपॉन 2te, है ना। यहां पे एलसीएम क्या बनेगा, 4te पी डी माइनस कितना 2 म्यू पी डी, और फॉर्मूला आपका आ गया 1 माइनस 2 म्यू पी डी कॉमन अपॉन 4te। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन एल, इस तरह से। ठीक है, अगेन दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में ज़्यादा हमें फॉर्मूले ही याद रखने हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आसान है बहुत। ठीक है, 2-4 बार फॉर्मूले लिखोगे अपने हाथ से तो याद हो जाएंगे आपको, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर क्वेश्चन यहाँ से 100% अगर आया तो बन जाएगा आपसे, यही क्वेश्चन पूछते हैं। हो गया, यस सर। सबका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। ठीक,
4 चीजें पढ़ ली अब तक, सिग्मा एच, सिग्मा एल, एप्सिलॉन एच, एप्सिलॉन एल। फिफ्थ जो हमारे पास है दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को किससे नोट करते हैं? एप्सिलॉन वी से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? जिस तरह से आपका लीनियर स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे आपको छोटा सा ना एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली। दिस एक्सप्रेशन इज 2 टाइम्स हूप स्ट्रेन प्लस 1 टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बस दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक, ये आपको यहाँ याद रखना है। और अब इस एक्सप्रेशन के बाद आपको एप्सिलॉन एच और एप्सिलॉन एल की वैल्यूज डालनी है। अगर आप लोगों को याद हो कि पीछे हमने डिराइव किया, तो एप्सिलॉन एच की वैल्यू क्या थी? 2 माइनस म्यू पी डी अपॉन कितना था? 40 प्लस क्या आएगा? 1 माइनस 2 म्यू पी डी अपॉन 40। अभी पीछे हमने डिराइव किया इसको। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 4 टी, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना आ जाएगा? 4 पी डी, ये 2 इंटू 2 इंटू पी डी कितना हो गया? 4 पी डी। नेक्स्ट कितना आएगा? 2 म्यू पी डी प्लस पी डी माइनस 2 म्यू पी डी। इस तरह से फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 5 टाइम्स पी डी माइनस 4 म्यू पी डी अपॉन 4 टी ई। और इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लेंगे कॉमन निकाल के, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 म्यू पी डी अपॉन 4 टी ई। ठीक है, कुछ पूछा तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन बनते हैं एप्सिलॉन वी के। अगर डायरेक्टली याद ना रहे तो डिराइव कर लेना, थोड़ा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन वी के यहाँ पे 2 फॉर्मूले। डन। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन्स का सम क्या होता है? तीनों डायरेक्शन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? तीनों डायरेक्शंस की स्ट्रेन का सम। तो यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन को भी रिकॉल कर रहे हैं वहाँ से, और ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो गया? ठीक है, मिटा दूं इसको? बोलो यार, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपको ले जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में। पहले चैप्टर नंबर 1 में लेके गए थे, अब चैप्टर नंबर 4 में ले जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 कौन सा था? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला। ठीक है, और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था टाउ मैक्स इन प्लेन, याद है? टाउ मैक्स इन प्लेन। और यहाँ पे इन प्लेन मतलब कि दोनों आप डायरेक्शन देखोगे, सिग्मा एच और सिग्मा एल। और मेरी बात समझे इस बात को, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेसेस दिखा रहा हूँ, ये एक्स है और ये वाई में स्ट्रेस लग रहा है इस तरह से, सिग्मा एच वाई में आना चाहिए, सिग्मा एल एक्स में आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ तक गलत लिखा था, सिग्मा एल और सिग्मा एच। और यहाँ पे मैंने कोई शियर स्ट्रेस नहीं दिखा रहा। अगर शियर स्ट्रेस नहीं दिखा रहा हूँ तो समझना कि ये दोनों खुद ही क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। और इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, पहले ये बताओ? जो ज्यादा होगी, इसमें हूप स्ट्रेस ज्यादा होगा क्योंकि वो 2 टाइम्स हूप स्ट्रेस है पीडी अपॉन 2t, डिनोमिनेटर इसका क्या है? छोटा। और इस दूसरे का डिनोमिनेटर क्या है? पीडी अपॉन 40। तो बड़ी कौन सी हुई? बड़ी कौन सी हुई? हूप स्ट्रेस। ठीक है, तो जो बड़ी वाली प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप क्या लिखते थे? सिग्मा 1 लिखते थे। और छोटे वाले को क्या लिखते थे? सिग्मा 2। और हम उस चैप्टर में पढ़े थे डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज द टाउ मैक्स इन प्लेन, पढ़ा था? यस, पढ़ा था आप लोगों ने। तो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या आ गया? पी डी अपॉन 2t
माइनस पी डी अपॉन 4t 40 डिवाइड बाई 2। कितना एलसीएम आ जाएगा? 4t एलसीएम आ गया इंटू 1/2 कितना हो गया? 4pd माइनस pd। क्या सही लिखा है? एलसीएम सही लिया है गलत लिया है? 2pd ऊपर से माइनस 2pd ये आएगा 2 आएगा। पता लगा गलती कहाँ की? ठीक है, ये कितना आ गया? pd अपॉन 8t। ठीक है, दिस इज योर टाउ मैक्स इन प्लेन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, तो 4th चैप्टर में, तो उस टाइम भी मैंने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली इधर से सॉल्व होते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक, एक्सप्रेशन बेस भी सॉल्व होते हैं। अगर एक्सप्रेशन बेस पूछना उसने क्या बोलेगा कि टाउ मैक्स इन प्लेन क्या होगा, तो बोलेगा हाफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, स्टेटमेंट में कैसे लिख रहा है इसको? हाफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नोट हो गया ये? डन सर। इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हुए पहले, नहीं किए हैं। आई थिंक जब कॉलम के किए होंगे तो कॉलम के इसके साथ ही हुए थे अपलोड, के अलग हुए थे? नहीं ये मुझे किए हैं? जी सर। नहीं किए। नहीं किए हैं तो नहीं किए होंगे तो कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा खुद ही। ठीक है, आप लोग आधे बोल रहे हो किए हैं, आधे बोल रहे हैं नहीं किए हैं। ठीक है, एक हमने वहां पे टाउ एब्सोल्यूट मैक्स पढ़ा था 4th चैप्टर में, याद है किसी को? सर किए हुए हैं, मैंने अभी चेक कर लिए। सर किए हुए हैं सर, मैंने अभी चेक कर लिए। किए हुए हैं। टाउ एब्सोल्यूट मैक्स पढ़ा था 4th चैप्टर में, याद करो। यस सर। सर मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1/2। इनों का देखना है जो जो लग रहा है। टाउ एब्सोल्यूट मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है 3 टर्म्स का, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 3 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। 1/2 दूसरा होगा सिग्मा 1/2 2 सिग्मा 2/2। ठीक है, मॉड ऑफ सिग्मा 2/2 इस तरह से। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? टाउ एब्सोल्यूट मैक्स। ठीक है, तो अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का तो अभी सॉल्व किया, कितना आया? पीडी अपॉन 80। सिग्मा 1 क्या है? पीडी अपॉन 2t इंटू 2। और सिग्मा 2 कितना है? पीडी अपॉन 40 इंटू 2। बात समझ आ रही है ना? सिग्मा 2 तो आपका क्या है? अब सिग्मा एल। सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा एच। तो सिग्मा एच का एक्सप्रेशन क्या होता है? पीडी अपॉन 2t, और डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड में ऑलरेडी 2 है, तो कितना हो जाएगा ये? पीडी अपॉन 8t पीडी अपॉन 4t पीडी अपॉन 8t। तो बताओ कौन सा मैक्सिमम है? सिग्मा 1/2 कंट्रोल पीडी PD अपॉन 4t। और यहाँ पे सारी बातें खत्म हुई किसके लिए? थिन सिलेंड्रिकल शेल के लिए। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको थिन सिलेंड्रिकल शेल के लिए याद रखने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बहुत आसान बनता है तो वो सिंपल पूछेगा होप स्ट्रेस का क्या वैल्यू है, वो पीडी अपॉन कितना है? 2t है। सिग्मा एल का वैल्यू क्या है? पीडी अपॉन 4t। अगर ये क्वेश्चन आता है तो समझ लेना इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बन सकता। सिग्मा एच और सिग्मा एल, थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन, दोनों का रेशियो, सिग्मा एच और सिग्मा एल का रेशियो। ठीक है, या सिग्मा एल अपॉन सिग्मा एच पूछ लेगा। उसके बाद अगर थोड़ा मुश्किल पूछना है फिर वो आपसे क्या पूछेगा? होप स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर टाउ मैक्स या टाउ एब्सोल्यूट मैक्स। ठीक है,
आप देखना ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा रहता है, पुराने पेपर्स में अगर कहीं देखोगे, आप कहीं के भी पेपर देखोगे तो ये चीज़ें पूछे रहती हैं। ठीक, नोट हो गया ये? कौन ऐसा है जिसको फॉर्मूले याद हो गए हैं साथ साथ में सारे? नहीं हुए किसी को? तो सारे तो हो गए सर, हो गए हैं? बहुत सारे तो हो गए। तो थोड़े थोड़े हो गए। सर लगभग हो गई। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेल कौन सा पढ़ा था अभी? सिलेंड्रिकल शेल पढ़ा था, पर कौन सा? ध्यान रखेंगे कौन सा? थिन। थिन सर। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला सिग्मा एच, बताओ क्या है? पीडी अपॉन 2t सिग्मा एल, पीडी अपॉन 4t एप्सिलॉन एच 2 माइनस म्यू, 2 पीडी minus अपॉन 40 फोर्थ एप्सिलॉन एल 1 माइनस 2 म्यू, पीडी अपॉन 4d। ठीक है, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला किसका पढ़ा था? साइलेंट वी एप्सिलॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो होता है 2 टाइम्स हूप स्ट्रेन प्लस 1 टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का 5 माइनस 4 5 म्यू minus 4 mu पीडी अपॉन upon 4t 40 सेवंथ फॉर्मूला टाउ मैक्स इन प्लेन PD upon 80 पीटी अपॉन 80। लास्ट फॉर्मूला 40 टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। absolute max pd upon 40। अरे याद तो कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, देखिए बोले ना सब देख देख के बोल रहे। कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अब किसी का भी रेशियो पूछता रहे, ठीक है, आप लोग कर जाओगे, यकीन माने इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर थिन सिलेंड्रिकल में से आएगा तो यही क्वेश्चन बनते हैं, या फिर बेसिक्स बनते हैं, जैसे मैंने पहले किया, किसको डिस्कस करना है, किसको मतलब किसको निगलेक्ट करना है, किसको कंसीडर करना है। ठीक है, उस तरह से किसको कांस्टेंट माना गया, बताओ किसको कांस्टेंट माना गया था? रेडियल सिग्मा एल को भी कांस्टेंट माना था, सिग्मा एच को अक्रॉस थिकनेस। ठीक है, रेडियल को निगलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल, वो आसान है इससे काफी। पढ़ें आगे? यस सर ठीक है, पर उससे पहले एक बार आपको फील देते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक, ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ठीक, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ longitudinal strain to hoop strain in thin shell is option A 2, option B 1/2, option C 1, option D nota। 2 सर। आंसर क्या आएगा? 2 आ रहा है ना, सबका 2 आ रहा है? यस सर अगर 2 आ रहा है तो 1/2 आ रहा है सर। गलत हो गया आंसर आप लोगों का। 2 नहीं सर 1 आ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, पहले उसने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू हूप स्ट्रेन, होप स्ट्रेन मैं जब पढ़ा था ना तभी बोला था, देखो दोनों रेशियोज पूछते हैं। सिग्मा एल अपॉन सिग्मा एच, सिग्मा एल का वैल्यू क्या है? पीडी अपॉन 4t। सिग्मा एच का वैल्यू क्या है? 2t, पीडी अपॉन 2t, पीडी पीडी कैंसिल, 2t 1/2 तो 1/2। तो ये एक सिली मिस्टेक है जो आप लोगों ने करी, और इसी तरह की सिली मिस्टेक्स हम लोग एग्जाम में करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम एग्जाम में इसी तरह की गलती करते हैं। ठीक है, तो इस मिस्टेक से बच सकते थे। सर आप स्ट्रेन पूछ रहे हो या स्ट्रेस? स्ट्रेस पूछा, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस। ये तो ऑप्शन को देख के क्या है? स्ट्रेस है।
ठीक है, अगर स्ट्रेन लिखना है, स्ट्रेन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन एच क्या है, एप्सिलॉन एन क्या है बताओ, 1 माइनस 2 म्यू पी डी अपॉन 40। 40 एप्सिलॉन एच क्या है, 2 माइनस म्यू पी डी अपॉन 40। ठीक है, तो पी डी कैंसिल हो जाएगा, 40 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 2 माइनस म्यू। तो ये आपका हो गया स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है, बोलेगा पॉइजन रेशियो कुछ ले लो वैल्यू, 0.5 ले लो या 0.25 ले लो, तब भी रेशियो निकाल लोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे पास, क्या लिखूं, थिन स्फेरिकल शेल। देखो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में फर्क होता है। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, आपके पास लेंथ होती है ना लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, एरिया जो होता है वो पाई बाई फोर डी स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे लेंथ होती है इस तरह से L। ठीक, और जो सफेरिकल है, सफेरिकल क्या है, इस तरह से सफेयर, इस तरह का सफेयर, और मैं सफेयर को यहाँ काटना चाहता हूँ। सफेयर की लेंथ तो नहीं है ना, सफेद की लेंथ नहीं है, तो उसका डायग्राम मैं देखो कैसे बनाऊंगा। थिन का मतलब उसका जो थिकनेस है वो किस रेंज में है, D/10 टू D/15। कई किताबों के अंदर वहां पे D/20 भी लिख रखा है। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। ठीक, तो उतना सा मार्जिन लेके चलेंगे, बिल्कुल रिजिड नहीं बनेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने शेल बनाया आपका आधा। ठीक है, तो ये इसका थिकनेस आपको T दिख रहा है, राइट। और अब मैं कहीं का एलिमेंट यहाँ का देखता हूँ, इस तरह का एलिमेंट। ठीक, और इसका क्योंकि लेंथ नहीं होता, तो दोनों साइड क्या आपकी लगेगी, स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लगेगा, हूप स्ट्रेस लगेगा दोनों डायरेक्शंस में, हूप स्ट्रेस। और रेडियल स्ट्रेस जो तीसरा स्ट्रेस होगा उसको क्या कर लिया है, उसको निग्लेक्ट कर लिया है। ठीक है, पर यहां पर थिन स्फेरिकल शेल के अंदर हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला चेंज है। यहां पर इसका फॉर्मूला है PD/4T। लोग गलती कर देते हैं, यही ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। थिन सिलेंड्रिकल सोचकर आंसर क्या लगा देंगे, PD/2T, पर यहां पे जो फॉर्मूला है दैट इज PD/4T। अगर PD/4T फॉर्मूला है तो मुझे बताओ हूप स्ट्रेन कितना होगा। देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स सिग्मा एच है, वाई डायरेक्शन में क्या है, सिग्मा एच। समझ आ रही है बात? तो मतलब अगर आप हूप स्ट्रेन लिख रहे हो तो एक डायरेक्शन में आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट, और दूसरे के कारण क्या लेना पड़ेगा, म्यू मल्टीप्लाई करके, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन ई। क्या समझ आया? और सिग्मा एच का वहां वैल्यू पुट कर देंगे, PD/4TE माइनस म्यू PD/4TE। तो एक्सप्रेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, एप्सिलॉन एच इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा, PD/4TE 1 माइनस म्यू। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हूप स्ट्रेन इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। ये लास्ट एक्सप्रेशन ही दिख रहा है। एक्सप्रेशन नहीं दिख बाकी रहा, वालों को दिख रहा है क्या? क्या हुआ? सर पता नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, सबको नहीं दिख रहा। दिख रहा है भाई, बाकी वालों को दिख रहा है। जूम हो गया होगा। हाँ दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा, चलो आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या है, एप्सिलॉन एच इक्वल टू PD 1 माइनस म्यू अपॉन 4TE।
ठीक है, तो यहाँ पे काम रिड्यूस हो गया। आपने यहाँ पे सिग्मा एल का एक्सप्रेशन याद नहीं किया, ना ही यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर नोट हो गया सबका, ये मिटा दूं इसको? जी सर। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमने याद रखना है अब थर्ड पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे पढ़ा था? एप्सिलॉन वी इक्वल टू क्या पढ़ा था उसमें? 2 टाइम्स एप्सिलॉन एच। एप्सिलॉन। और यहाँ पर दो, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? 2 टाइम्स एप्सिलॉन एच, और एप्सिलॉन एल की जगह क्या लिखूंगा? यहाँ पे भी एप्सिलॉन एच लिखूंगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया एप्सिलॉन वी का? इक्वल टू 3 टाइम्स हूप स्ट्रेन। दिस इज द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। और एप्सिलॉन वी को अगर एप्सिलॉन एच की वैल्यू रखूं, वो कितनी वैल्यू थी? 1 माइनस म्यू पी डी अपॉन 4 टी ई। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू बनेगा एप्सिलॉन वी का, सेकंड एक्सप्रेशन। फोर्थ क्या आएगा यहाँ? मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का, ठीक है, पहले मैं फोर्थ करा लेता हूँ। टाउ मैक्स इन प्लेन। मुझे बताओ इधर एलिमेंट पे क्या लग रहा है? दोनों डायरेक्शन में ही क्या लग रहा है? सेम वैल्यू, सिग्मा एच सिग्मा एच। तो ये दोनों ही क्या होंगी? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा 1 है तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा 1। ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप लोग क्या करते थे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। प्लेन में तो यही करते हैं, दोनों स्ट्रेसेस का हाफ कर देते हैं डिफरेंस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 0 सर। Tau max in plane for thin spherical shell is 0। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टाउ एब्सोल्यूट मैक्स, और वो क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 मॉड सिग्मा 1 डिवाइड बाई मॉड, दूसरा भी क्या है? डायरेक्शन में सिग्मा 1 ही है, सिग्मा। तो यहाँ पे आपका नेचुरली सामने आपको दिख रहा है सिग्मा 1 बाई 2 आ जाएगा। और सिग्मा 1 यहाँ पे क्या? सिग्मा एच है, दैट इज पी डी अपॉन 4t। तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा? पी डी अपॉन 8t। तो टाउ एब्सोल्यूट मैक्स हो गया पी डी अपॉन 8t। और आपका ये थिन स्फेरिकल शेल खत्म। अब इसको मत कहीं से सर्च कर करके ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाना कहीं, ठीक है? इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं याद रहा तो काफी है। इतना ही पढ़ते हैं हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। याद रहेगा क्यों नहीं रहेगा इसका? आप लोग क्या करना, आज ही इसके फॉर्मूले लिखना, और एक बार नहीं, अगर देखकर भी 2-3 बार लिखने की जरूरत पड़ी, पहले प्रैक्टिस करना। जैसे छोटे छोटे डेरिवेशन हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं बीच में, इस तरह से प्रैक्टिस करना, और देखना कि कल भी करोगे अगर सेम प्रैक्टिस, कल तो इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है? मैक्सिमम कल तक आपको, शाम तक फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। तो देख लो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन गया तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन घुमाता नहीं है एग्जामिनर, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। पढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ गई थिक सिलेंडर्स। थिक सिलेंड्रिकल शेल्स, ठीक है? दिस इज थिक सिलेंड्रिकल शेल। अगर थिक मान लिया है तो मतलब रेडियल स्ट्रेस को भी क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ रेडियल स्ट्रेस पिक्चर में आ जाएगी, ठीक है? इसको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि अब आपका थर्ड डायमेंशन बड़ा हो गया है, तो रेडियल स्ट्रेस भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी थिक को बना के दिखाता हूँ पहले मैं, क्रॉस सेक्शन इसी तरह से बनेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे थिकनेस कितना बढ़ा लिया है, ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस हमने बढ़ा ले लिया है, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू इंटरनल लोडिंग, ड्यू टू इंटरनल लोडिंग। तो दो स्ट्रेसेस का वेरिएशन रहता है। टोटल हमारे पास कितनी स्ट्रेसेस हो गई हैं? 1, 2 and 3। फर्स्ट इज हुप, सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल एंड थर्ड इज रेडियल। ठीक है। अब यहाँ देखना मैं क्या बनाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। देखो अब मैंने ये जो विड्थ के क्रॉस क्या बनाई है, वेरिएशन बनाई है, कुछ दिख रही है आप लोगों को वेरिएशन? ठीक। Yes. और ये किसके कारण है? इंटरनल लोडिंग, मतलब इंटरनल फ्लूइड प्रेशर के कारण है। इंटरनल प्रेशर लिख देते हैं इससे अच्छा, इंटरनल प्रेशर। अब अंदर जो फ्लूइड है तो इंटरनल एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके कारण। ठीक है, तो इंटरनल प्रेशर के कारण अगर आप हूप स्ट्रेस को सोचो, है ना, तो हूप स्ट्रेस वो टेंशन देता है अंदर का प्रेशर की कंप्रेशन देता है। वो क्या करता है, कोशिश करता है, हूप स्ट्रेस मतलब सर्कमफ्रेंस में कोशिश करता है कि पाइप क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए। अगर पाइप बर्स्ट करता है तो वो टेंशन दे रहा है कि कंप्रेशन दे रहा है, बताना जरा। टेंशन। टेंशन दे रहा है। टेंशन। तो टेंशन के लिए यहाँ पे साइन यूज करेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन बीच में डाल दो पॉजिटिव। रेडियल स्ट्रेस जो होता है वो नेगेटिव होता है। मैंने आपको पहले बताया रेडियल स्ट्रेस कैसा लगता है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि आप सोच लो कि फ्लूइड प्रेशर जो लगा रहा है वॉल पर, फ्लूइड प्रेशर डायरेक्टली अपनी डायरेक्शन में। देखो फ्लूइड प्रेशर भी तो ऐसा ही होगा। फ्लूइड क्या लगेगा, ऐसे प्रेशर लगाएगा हर पॉइंट पर 90 डिग्री पे, इस तरह से। तो ये आपको क्या देगा, कंप्रेशन देगा। ठीक है, और इसी कंप्रेशन के कारण क्या होगा, एक इस लेंथ में बढ़ेगा, एक इस लेंथ में, ये सिग्मा एल आ गया, ये सिग्मा एच, मतलब कि आपको ऊपर दिखा रहा हूं मैं, डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, ये डायमीटर है, सिग्मा एच आ गया। और तीसरा क्या, इसका लेंथ भी है, तो लेंथ में भी क्या दे रहा है, वो एक्सपेंशन दे रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, सिग्मा एच भी आ रहा है और सिग्मा एल आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, टेंशन आ रहे हैं। बात समझ आ रही? तो मैंने रेडियल प्रेशर के अंदर क्या लिखा है, नेगेटिव साइन। ये जो मैंने वेरिएशन बनाई थी, ये मैंने बनाई थी हूप स्ट्रेस की, और ये जो वेरिएशन बनाई मैंने बनाई रेडियल स्ट्रेस की या रेडियल प्रेशर की। बात समझ गए? रेडियल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के कारण क्या आएगा, नेगेटिव, और हूप स्ट्रेस इंटरनल प्रेशर के कारण क्या आएगा, पॉजिटिव। और क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि ये जो वेरिएशन का कर्व है ये कौन सा वेरिएशन है, दैट इज हाइपरबोलिक वेरिएशन, हाइपरबोलिक वेरिएशन। ठीक, और इसको याद रखना है, इस साइन को याद रखना है, इस माइनस साइन को याद रखना है। और ड्यू टू इंटरनल लोडिंग, तो यहां मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं बॉक्स के अंदर हूप स्ट्रेस के बारे में। हूप स्ट्रेस पहला पॉइंट क्या आएगा, टेंसाइल थ्रू आउट, क्या पैदा हो रही है, टेंसाइल। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, इनर फेस पे है कि आउटर फेस पे है, मैक्सिमम एट क्या बोलूं, इनर पे, इनर फेस। इनर फेस। और मिनिमम कहाँ बोलूं, मिनिमम एट आउटर फेस। आउटर फेस। तो ये बातें मैं लिख पाया हूप स्ट्रेस के लिए। तो अगर मुझे रेडियल प्रेशर के लिए कुछ बातें लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरनल लोडिंग केस चल रहा है अभी, इंटरनल प्रेशर केस। तो रेडियल स्ट्रेस के लिए लिखना हो तो मैं उसके लिए क्या लिखूं, पहला पॉइंट रेडियल स्ट्रेस मतलब स्मॉल पी, क्या लिखूंगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन थ्रू आउट। और दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, मैक्सिमम कहां पे है, मैक्सिमम एट
Sorry, inner face. और Next. आउटर फेस पे क्या लिखूं, मिनिमम लिखूं कि जीरो लिखूं, ये फर्क है यहाँ। Zero. जीरो एट Outer face. आउटर फेस, तो यहाँ जीरो आता है, यहाँ क्या आता है, मिनिमम आता है। इज दिस क्लियर? इसको नोट करें। सर ये जो ये रेडियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आप फिर से रिपीट कीजिए। हम्म, कर देते हैं, पहले नोट कर लो फिर करता हूँ। हो गया सबका नोट? डन सर। डन। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं आपको, तो इस तरह से अगर आपका कोई सर्कुलर शेल है, ठीक है, और अंदर इसके फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या करेगा, 90 डिग्री पे प्रेशर लगाएगा इस तरह से। अगर कोई कर्व है इस तरह से, ठीक, तो प्रेशर कैसे लगता है इस तरह से 90 डिग्री पे आके, समझ आ रही बात? ऐसे 90 डिग्री पे, इस फेस पे ऐसे 90 डिग्री पे, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और ये जो प्रेशर लग रहा है, इसी प्रेशर को, फ्लूइड प्रेशर को भी मैं पी से नोट करता हूँ, रेडियल प्रेशर को भी किससे नोट करता हूँ, पी से नोट करता हूँ, ठीक है। मतलब रेडियल प्रेशर का जो वैल्यू आप डायरेक्टली किसके बराबर ले सकते हो, फ्लूइड प्रेशर के बराबर ले सकते हो। और ये आपका, अगर आपका थिकनेस है, ठीक है, मेंबर का या आपके स्टोरेज का, या जो भी हमने शेल माना है, तो इस थिकनेस के कारण ये जो प्रेशर लगा, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, सर्कमफ्रेंस में क्या होना चाहेगा, एक्सटेंशन आना चाहेगा, तभी तो हमने क्या लिया यहाँ पर, पॉजिटिव साइन लिया। तो सर्कमफ्रेंस में एक्सटेंशन आएगा, तो हूप स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल। और पी क्या लग रहा है उस पे, इस पे क्या लग रहा है, पी नेगेटिव लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक। और थर्ड डायमेंशन क्या है, जैसे ये अगर पीछे लेंथ ले लूं मैं इसकी, ऐसे मान लूं कि ये लेंथ में देख रहे हैं हम, तो थर्ड में क्या होगा, इस तरह से बाहर को आएगा क्या, सिग्मा एल। देखो तीनों डायरेक्शन आ गई, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, और एक ये डायरेक्शन, सिग्मा एच, सिग्मा एल, और ये पी। अब बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब आपको सोचने, अब आपको और थिंक करवाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा दूं पहले सारे को, ठीक है। अब मुझे करना है ड्रॉ ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, एक्सटर्नल प्रेशर। कभी कभी ऐसा स्टोरेज होता है हमारा कि हमने वो अंडरग्राउंड दिया होता है, किसी किसी फ्लूइड को हम अंडरग्राउंड भी स्टोर करते हैं। तो मान लो कि उसके ऊपर वो मिट्टी के अंदर आ गया स्टोरेज, इस तरह से अंदर, ग्राउंड लेवल से नीचे, तो इसके ऊपर क्या होगा, मिट्टी का वेट होगा, मिट्टी का वेट एक्ट करेगा। तो मिट्टी का वेट एक्ट करेगा, तो सोचो अंदर इसके क्या है, फ्लूइड है। मुझे ये बताओ कि ये जो अंदर से यहाँ पे फ्लूइड को रेडियल प्रेशर लगेगा, उसका वेरिएशन क्या रहेगा, वो कंप्रेशन ही रहेगा कि टेंशन कर देगा? रेडियल प्रेशर का डायरेक्शन क्या रहेगा, कंप्रेशन ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तो फ्लूइड है ना, Compression, yes, sir. कंप्रेशन ही रहेगा। और हुप स्ट्रेस सोचो, हुप स्ट्रेस नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बाहर का लोडिंग क्या कोशिश करेगा, डायमीटर को घटाने की कोशिश करेगा कि बढ़ाने की कोशिश करेगा, बाहर का लोडिंग, घटाने की। वो डायमीटर को इस तरह से घटाने की कोशिश करेगा। तो मतलब हुप स्ट्रेस का वेरिएशन मेरे को इस बार क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और रेडियल स्ट्रेस का वेरिएशन क्या लेना कम। है, वो भी नेगेटिव दूसरा लेना है, वो भी नेगेटिव लेना है। तो अभी डायग्राम बनाते हैं, देखो तो पहले भी कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था।
जिसके माइक से वॉइस आ रही है वो प्लीज माइक अपना थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें। इस तरह से। अब ये वेरिएशन किसका होता है? हूप स्ट्रेस का। बीच में साइन क्या रखूं? माइनस। और ये किसका होता है? रेडियल स्ट्रेस का। बीच में साइन क्या रखूं? माइनस। माइनस। ठीक है। तो ये ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर हूप स्ट्रेस को क्या ले लूं मैं? हूप स्ट्रेस is compressive throughout, compressive throughout। और दूसरा पॉइंट क्या करूं? रेडियल स्ट्रेस is also compressive throughout। और कंप्रेसिव। बाकी बातें सेम रहेंगी। हाइपरबोलिक वेरिएशन, मैक्सिमम एट इनर फेस में, है ना, वो बातें आप लोग खुद लिख लो, बॉक्स बना के फिर से बना लो एक बॉक्स, उसमें बाकी बातें लिख लो, चाहे बाद में लिख लेना। हूप स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम एट इनर फेस वो बातें सेम रहेंगी, मिनिमम एट आउटर फेस। ठीक। रेडियल स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम एट इनर फेस, मिनिमम, मिनिमम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो जीरो। एट आउटर फेस। इज इट क्लियर? हो गया है नोट? ओके सर। ठीक। ठीक। तो एक बात आपने नोट की होगी, यहाँ पे हमने बात वेरिएशन की बात किसकी की है? हूप स्ट्रेस की और रेडियल स्ट्रेस की। ठीक है। हमने किसकी बात नहीं की? बताओ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो उसके लिए नोट लिखेंगे। longitudinal stress is constant throughout the thickness in thick shells, in thick shells। थिक शेल्स में दोनों आ जाते हैं, आपके सिलेंड्रिकल भी और आपके स्फेरिकल भी। ठीक है, इस तरह से। नोट कर लें इसे। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर। ठीक है। थिक शेल्स को एनालाइज करने के लिए, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल हो, एनालाइज करने के लिए वी यूज वन थ्योरम, और उस थ्योरम का नाम है लेमीज थ्योरम। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है इस पर कि कौन सा थ्योरम है विच इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ थिक शेल्स। तो ध्यान देना ये थिक शेल्स के लिए है। ठीक है, थिन शेल्स के लिए नहीं। तो लेमीज थ्योरम को
आप लोग नाम याद कर लो, इसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ थिक शेल्स, ठीक। मैं साथ में इसके assumptions लिख देता हूँ, आप assumption भी साथ साथ में नोट कर लेंगे। मटेरियल इज assumed, वही सब, homogeneous and isotropic, ठीक है, and longitudinal stress is assumed constant throughout the thickness of shell। तो ये इसकी assumption है, ठीक है। होमोजेनियस आइसोट्रोपिक लगभग हर जगह ये assumption देखते हैं हम। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम पहले बात कर चुके हैं कि उसको क्या मान चुके हैं, कांस्टेंट मान चुके हैं थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ शेल, ठीक है। फिर लेमिस के अंदर ही फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का, हुप स्ट्रेस का और हुप्स आपके रेडियल स्ट्रेस का, वो नेक्स्ट हमने पढ़ने वाले हैं अभी। ये नोट हो गया, मिटा दूं इसे। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका शेल है, अंदर के डायमीटर, अंदर के रेडियस को मैं क्या लिख लूँ, आर आई, और बाहर के रेडियस को क्या लिख लूँ, आर आउट, ठीक है। तो अगर मुझे सिग्मा एल को लिखना है जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, तो उसमें लिख सकता हूँ फ्लूइड प्रेशर इनटू आर आई का स्क्वायर अपॉन आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। वो कहीं पे भी कांस्टेंट होगी, वो उसकी वैल्यू चाहे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो वो हर जगह क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। वैल्यू चेंज किसका होता है, वैल्यू चेंज होता है हुप स्ट्रेस का और रेडियल स्ट्रेस का। तो लेट्स से मैं यहाँ देखता हूँ इस आर के लिए, इस रेडियस के लिए, इस आर की वैल्यू के लिए, तो मैं लॉन्गिट्यूडनल पहले हुप स्ट्रेस का लिख लेता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल का तो लिख चुका हूँ। हुप स्ट्रेस का क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा अक्रॉस थिकनेस, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया। तो इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पर ए एंड बी, इनको हम कहते हैं लेमिस कांस्टेंट या लेमिस कांस्टेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कुछ भी नहीं है, बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए। और अगर इसी तरह से रेडियल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो पी इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए, ये फॉर्मूले, बहुत आसान। और आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जिस वैल्यू पे निकालना है वो रेडियस पुट कर दो, तो आपको वहां का क्या मिल जाएगा, सिग्मा एच मिल जाएगा, ठीक। आर अगर मैं डिफाइन ही करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर को क्या लिखें, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम दी, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल, ठीक। और अभी तक ये फॉर्मूले किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ये फॉर्मूले जो हमने पढ़े, सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो हमने निकाला, हाँ जी, लेकिन assumption में आपने बोला था longitudinal stress is assumed constant। हाँ तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे हो, 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 वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पर हुप स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, हुप स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, ऐसा वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है हर आर के लिए। यहाँ पे कितना वैल्यू है, ये है, आगे जाएंगे तो वैल्यू घट जाएगा, आगे जाएंगे और घट जाएगा, समझ आई बात, हाइपरबोलिक। ठीक है। और ये जो दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, थिक
कौन से शेल के लिए? सिलेंड्रिकल शेल के लिए, थिक सिलेंड्रिकल शेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, मिटा दो इसको, फॉर्मूलेज फॉर थिक, कौन सा रह गया? स्फेरिकल शेल, थिक स्फेरिकल शेल। तो सिग्मा एल का फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले था, फॉर्मूला चेंज होगा हूप स्ट्रेस का और केवल रेडियल स्ट्रेस का, हूप स्ट्रेस एंड रेडियल स्ट्रेस। पिछला फॉर्मूला क्या था? बी अपॉन आर क्यूब या आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर, तो यहाँ बी अपॉन आर क्यूब आर कर दो, स्क्वायर, आर क्यूब कर दो यहाँ पर, बी अपॉन आर क्यूब माइनस ए। यहाँ पर भी ए और बी आपका लेमिस कांस्टेंट है, ठीक है। और ए और बी नोट में फिर बाद में लिखेंगे, नोट में अगर इंटरनल प्रेशर देख रहे हो तो ए एंड बी, ठीक है, आर बोथ पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव फॉर इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर ले रहे हो तो ए और बी दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हो तो ए एंड बी क्या रहेंगे? दोनों नेगेटिव, ठीक है। बस इतनी सी बातें याद कर लेना, इस चैप्टर को यहीं, ये चैप्टर यहीं खत्म हो, ठीक है, दैट्स इट। हो गया? जी सर। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग इस पे देख लेना, आसान आसान क्वेश्चन होंगे, जो कराया है वही क्वेश्चन होंगे, चाहे किसी जिस मर्जी किताब से देखो, ठीक है। तो अगर कोई एक आधा क्वेश्चन मिलता है फालतू तो घबराना मत, ठीक है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 99% यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो कराया है, ठीक। एंड दैट्स इट फॉर सोम आपका इतना ही है। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर एनालिसिस आफ्टर द ब्रेक। क्या डिनर ब्रेक लेना है? यस सर। जी सर। कितना मिनट का? 20 15 to 20। 20 मिनट्स का, ओके सर। ठीक है। तो 9:20 पे मिलते हैं, ठीक है। 9:25 कर लो, 9:25 पे मिलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है सर। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे फ्रेश माइंड के साथ। ओके।